अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम को हमने बहुत डिटेल में सीखा था। और मैंने आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखाई थी जहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके के पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। पावर जनरेट होती है 11 केवी पे, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप अप करते हैं, उसे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजते हैं अलग-अलग टावर और अलग-अलग सब स्टेशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद पावर हमारे घर तक पहुँचती है और वहाँ पे हम लोग इस पावर को कंज़्यूम करते हैं लाइट जलाने में, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। स्ट्रक्चर क्या होता है और ज़रूरत क्यों पड़ी, ये दोनों चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। नाउ मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली पूरी डिटेल में बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम के बारे में, यानी कि पावर सिस्टम को पावर ट्रांसफर करने के लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अपना एक सेपरेट पावर सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखेंगे धीरे धीरे करके। 2 पार्ट्स में लेक्चर बनाया है, मस्त लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपको सीखना पड़ेंगे, बहुत बेसिक है। अगर आप लोगों को शुरुआत कर रहे हैं पावर सिस्टम की तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। शुरू करते हैं। ना अगर हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप पावर सिस्टम बना रहे हो या पावर सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर होने चाहिए, यानी कि आप एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ पावर होने चाहिए ना। अगर हम कन्वेंशनल बात करें यानी कि कन्वेंशनल एसी सोर्स की बात करें तो सब लोग इसका नाम जानते हैं, ये हैं अल्टरनेटर्स, ठीक है। यानी कि अगर कन्वेंशनली बात करी जाए जो कि जनरली आसपास जो करंटली एग्जिस्ट करते हैं तो कन्वेंशनल एसी सोर्स है हमारे पास अल्टरनेटर्स। ओके, ना अल्टरनेटर की अगर बात कर लेता हूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक रोटर होता है, एक शाफ्ट होती है, ठीक। शाफ्ट के आस रोटर के आसपास तीनों तरफ आर वाई बी 3 फेज लगे होते हैं और जब हम इस शाफ्ट को, इसके ऊपर ब्लेड्स लगे होते हैं इस तरीके से, और जब हम इन ब्लेड्स को इम्पैक्ट करते हैं और इन्हें घुमाते हैं तो हमारा पावर जनरेट होती है। ये जो ब्लेड्स हैं ये टरबाइन की तरह वर्क करते हैं, आपने सुना होगा स्टीम टरबाइन होती हैं और विंड पावर प्लांट में भी ब्लेड्स देखे होंगे आपने, तो सर्टेन तरीके का लगभग लगभग एक कांस्टेंट सा स्ट्रक्चर है। तो हो क्या रहा है, हमारे पास अगर हम अल्टरनेटर की बात करें ब्रॉडली एक कह सकता हूँ, एक दूर से देखें, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए, तो एक रोटर है, उस रोटर को घुमाने के लिए शाफ्ट है। अब शाफ्ट कैसे घुमाओगे, तो उसको घुमाने के लिए टरबाइन है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और तीनों तरफ आर वाई भी 3 फेज वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग जो होती है कनेक्टेड होती है, ये पावर जनरेट होती है इसमें 3 फेज वाइंडिंग से और यही पावर जो होती है वो आगे ट्रांसमिट होती है। नाउ अगर हम बात करें इस टरबाइन को घुमाने के लिए मैं स्टीम का इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर एक्सटर्नल इंजन का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस शाफ्ट को घुमाने के लिए, या फिर मैं पानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे स्वदेश मूवी में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान इसी तरीके कुछ टरबाइन के ऊपर पानी का इम्पैक्ट करवाता है पाइप से और हमारी वहां पावर जनरेट हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और विंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। अगर इन सारी चीजों को बात करें तो इन सबको एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है प्राइम मूवर। यानी कि वो सारी चीजें, अगर मैं प्राइम मूवर की बात करूं तो वो सारी चीजें जो कि मैकेनिकल पावर का काम करती हैं, मैकेनिकल इनपुट का काम करती हैं किसी भी अल्टरनेटर में, या एनर्जी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में जो सप्लाई करती हैं मैकेनिकल पावर को, उन सबको हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए प्राइम मूवर क्या होता है, तो भैया प्राइम मूवर वो ऐसी चीज होती है, देखो एक अगर ब्रॉड कैटेगरी बात करी जाए तो आपको मैंने बहुत बार सिखाया है कि कभी भी अगर आपको कोई पावर जनरेट करनी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से पावर कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो क्या होती है, केवल ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, हम लोगों ने फिजिक्स में सीखा है। तो पावर को ना तो हम बना सकते हैं ना एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूँ और जनरेटर यानी अल्टरनेटर की बात करता हूँ तो अल्टरनेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज होते हैं। और ऐसे केस में जब भी हम एज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो देने का काम करता है ये काम करता है प्राइम मूवर। तो ये सारे के सारे प्राइम मूवर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर स्टीम की बात कर लें तो स्टीम को हम कोयले से जला के दे सकते हैं या फिर न्यूक्लियर फिजन से दे सकते हैं कि भाई हमें स्टीम देनी है। स्टीम का मतलब हम पानी को उबालेंगे, पानी को उबालने के लिए हमें गर्मी चाहिए होगी, तो वो गर्मी आप कोयले से पानी उबाल सकते हो या फिर न्यूक्लियर फिजन से जो हीट निकलेगी उससे पानी गर्म कर सकते हो और स्टीम बना सकते हो, ठीक। अगर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे पावर प्लांट जो होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट के नाम से फेमस होते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे हम कोयले को जला के स्टीम बनाते हैं, कोयले को जलाते हैं, उस कोयले से हम लोग पानी गर्म करते हैं और उस पानी से स्टीम बनाते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम है, ऐसे जो पावर प्लांट है जहां पे हम कोयला जला के ये सब काम करेंगे भाई, वो हो जाएगा हमारा थर्मल पावर प्लांट। नाउ अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात कर लें तो जहां पे हमें न्यूक्लियर रिएक्शन, आप जानते होंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन ये 2 तरीके के होते हैं।
ठीक, तो जब भी हम इस तरीके करते हैं, फिजन मतलब होता है तोड़ना, यानी कि अगर हम एक न्यूक्लियस को तोड़ के काम कर रहे हैं, एक एटम हाई यूरेनियम जैसे कि है उसको हम तोड़ के काम कर रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर फिजन होगा। और अगर हम फ्यूजन की बात कर लें जो सन में होता है, यानी कि छोटे छोटे दो एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं जब, यानी कि जब आप किसी भी न्यूक्लियस को कंबाइन करोगे, दो न्यूक्लियस को मिला के एक न्यूक्लियस तैयार करोगे, तो वहां जो एनर्जी निकलेगी वो फ्यूजन आ जाती है, और जो एनर्जी हम तोड़ के बनाते हैं वो फिजन हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो न्यूक्लियर फिजन की अगर हम बात कर लें तो फिजन का मतलब हो गया ब्रेक करके, यानी कि ब्रेक करके। ओके, तो अगर हम कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के थ्रू काम करते हैं और न्यूक्लियर पावर जनरेट, फिजन से एनर्जी निकलेगी। जो न्यूक्लियर फिजन होगा, यानी कि हमने एक बड़ा सा आइटम जो था उसे तोड़ दिया दो छोटे छोटे उसमें, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी हीट, ये हीट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वाटर को, पानी को गर्म करने के लिए। पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करने से यहाँ पे बनेगी स्टीम, और ये स्टीम जो है वो यहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट करेंगे। तो स्टीम जब इस पर टरबाइन में पड़ेगी तो ये टरबाइन जो होगी इस तरीके से रोटेट होने लगेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी क्लियर हो गया। नाउ ये हो गए दो तरीके कन्वेंशनल पावर प्लांट जो आपको जनरली सुनने और देखने को मिलते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इंजन की। तो ये हो गया हमारा डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल इंजन में तैयार करने के लिए, या फिर हम लोग गैस इंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डीजल इंजन की अगर बात कर लूं तो घर के पास देखते हो, अगर मान लेते हैं हमारे पास, हमारे घर में शादी है या कोई भी कार्यक्रम है, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े डीजल जनरेटर लगे होते हैं। तो डीजल जनरेटर में क्या होता है बेसिकली, डीजल, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, भाई डीजल क्या कर रहा है उसमें। अगर देखो, अगर हम तुम्हारे घर के बाहर जो हरे रंग का एक जनरेटर लगा होता है इस तरीके का सर्टेन, ठीक है, आपने देखा होगा उस हरे रंग के जनरेटर में हम लोग डीजल डालते हैं और यहाँ से दो तार निकले होते हैं और हम घर में एसी सप्लाई ले रहे होते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई ना। और यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको एक तरीके का की आती है या क्या तो हत्था कह लेते हैं हम लोग, उससे हम लोग इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं बहुत तेज तेज, और देन ये घूमता रहता है। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, भाई डीजल का क्या काम है, डीजल क्यों डाल रहे हो, डीजल का तो कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ये जो जनरेटर होता है ये अल्टरनेटर की तरह होता है, सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है ये। और इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल है। तो डीजल क्या कर रहा है, तो भाई डीजल जो होता है उसका काम होता है कंटिन्यूअसली मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा कि भाई डीजल क्यों डाल रहे हो, तो डीजल इंजन का काम क्या है, डीजल जो तुम डाल रहे हो ये इसका काम होता है, ये क्या करता है डीजल, ये जो उसके अंदर इंजन लगा होता है, ये जो आपका पिस्टन वाला इंजन होता है, ये उसको पावर करता है। और वो जो पिस्टन वाला इंजन है, ये इंजन का काम क्या होता है, ये इंजन इस शाफ्ट को लगातार घुमाता है। देखो, तुम अगर कभी तुमने देखा होगा घर के बाहर, अगर आपने कभी भी बिजली का कुछ अगर जनरेटर स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा हम लोग एक बार शाफ्ट को बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, और वो उसमें आवाज होती है और वो कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। तो ये कंटिन्यूअसली कौन घुमा रहा है, तो बेसिकली जब आप शाफ्ट घुमाते हो तो आप डीजल इंजन को स्टार्ट करते हो। हमारा जो पूरा फोकस होता है, जो हम तेजी से हाथ को घुमाते हैं शाफ्ट को और उसका एकदम से उसे रिलीज करते हैं, एक नॉब गिराते हैं, ये सारे काम हम लोग बेसिकली करते हैं डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए। एक बार डीजल इंजन स्टार्ट हो गया तो वो क्या करता है, वो शाफ्ट को कंटिन्यूअसली घुमाता रहेगा और डीजल उसमें हम लोग डालते रहते हैं ताकि वो उसको जो इंजन है वो चलता रहे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिल रही होगी। बहुत सारे लोगों के पास कंफ्यूजन रहता है कि भाई डीजल इंजन का, डीजल का क्या कर रहा है, उस जनरेटर में डीजल क्यों डाल रहे हैं, तो आई होप जी समझ में आ रही होगी। तो वहां जो आप डीजल डाल रहे होते हो ना, वो डीजल इंजन को स्टार्ट करने के डाल रहे होते हो, और उस इंजन का काम होता है उस शाफ्ट को घुमाना, यानी कि जैसे मैंने लिखा है ना एक्सटर्नल इंजन, तो एक्सटर्नल इंजन की मदद से, इंजन जैसे तुम्हारी बाइक के अंदर इंजन होता है, वहां पे जो बाइक के अंदर इंजन होता है उसका काम क्या होता है, पेट्रोल इंजन होता है, वो पेट्रोल जलाते हो और उससे पेट्रोल से क्या होता है, वो शाफ्ट को ऊपर नीचे करता है और वहां से हमारे पहिए घूमते हैं। तो उसी तरीके से डीजल इंजन क्या करता है, डीजल की वजह से पिस्टन को ऊपर नीचे पुश करता है और उसकी वजह से हमारा जो शाफ्ट होती है वो रोटेट होती है। तो अल्टीमेटली ये भी एक तरीके का इनपुट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ये अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं डीजल टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, यानी कि डीजल पहले मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। नाउ गैस इंजन भी इसी टाइप के होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा भाई, अपने गाड़ियां देख लो यार, कार देख लो, डीजल कार होती हैं, पेट्रोल कार होती हैं, गैस कार होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट यही है। उसमें गैस जलाएंगे, गैस जला के इंजन को चालू करेंगे, इंजन क्या करेगा भाई, कार को चलाता है, ठीक है, शाफ्ट घुमाता है। तो वैसे ही क्या होगा, हम लोग जनरेटर में भी कर सकते हैं, गैस का सिलेंडर लगा दें, उससे शाफ्ट को घुमाएं और वहां से एनर्जी को कन्वर्ट करें। नाउ पानी से अगर घुमाओगे, जैसा कि स्वदेश में हुआ था, जैसा कि आपने डैम के पास देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, हेड बना देते हैं। हेड का मतलब, हम लोग अगर हम वाटर की बात करें तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं भाई, पानी को बांध देते हैं काफी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया डैम, और यहाँ पे पानी इकट्ठा कर दिया,
और ये क्या है, ये काफी ज्यादा हेड है। हेड मतलब इन द सेंस होता है हाइट पे, दिस इज हेड, इसको हेड कहते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पानी बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, ये पानी है। और यहाँ पे हम छोटी सी एक विंडो खोल देते हैं, यहाँ से पानी ऐसे गिरना शुरू होता है ऊपर से, और यहाँ पे लगा होता है हमारा शाफ्ट, यही वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये कांटे वाला, ये इस तरीके के ब्लेड्स लगे होते हैं। और जैसे ही इन पे पानी गिरता है, क्योंकि पानी गिरेगा क्यों, क्योंकि पानी को जो तुमने हाइट पे रोक रखा है भाई, एच हाइट पे, तो इसके अंदर एक mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, सिंपल फिजिक्स लगा के बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, पानी जो होता है वो हाइट पे होता है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर से इसे छोड़ोगे तो वो किस में कन्वर्ट होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यही काइनेटिक एनर्जी जो है उसका काम क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी आपका टरबाइन को घुमाने का काम करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ही कॉमन कह सकते हो, और क्लीन एनर्जी सोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्लीन है, क्योंकि जो पिछले जो भी मैंने बताया, चाहे डीजल ले लो, न्यूक्लियर ले लो, थर्मल ले लो, इन सब में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं। सो दिस इज द वाटर पावर प्लांट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से बहुत फेमस होते हैं, और हाइड्रो जनरेटर्स के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है विंड। तो विंड का इस्तेमाल मतलब जैसे विंड टरबाइन आपने सुना होगा, विंड पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही विंड का इम्पैक्ट होता है, ये विंड क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन को घुमाने से क्या होता है कि वहां पे पावर आपकी शाफ्ट घूमती है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो अल्टीमेटली अगर मुझे कन्वेंशनल सोर्स की बात करता हूं, अल्टरनेटर की, तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है भाई, हमें अल्टीमेटली उस शाफ्ट को घुमाना है, ठीक है। कैसे भी करके शाफ्ट घूमनी चाहिए, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बताए, और भी इनोवेटिव तरीके हैं। ये जो है बहुत कॉमन तरीके मैंने आपको बताए हैं। आने वाले समय में और भी डिस्कस हम लोग करेंगे काफी डिटेल में, लगातार रिसर्च हो रही है, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। खैर, तो आगे चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, की भाई अल्टरनेटर कितनी स्पीड पे चलना चाहिए ना, स्पीड पे कितनी चलेगा, ये दो चीजें डिपेंड करेंगी। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक चीज हो गई इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, और दूसरा हो जाता है फ्रिक्वेंसी, कि भाई तुम्हें कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए जनरेशन की। यानी कि हम एसी पावर की जब भी बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपको अल्टरनेटर कितनी तेज घुमाना है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे। फॉर्मूला आपको पता है, हम लोग सिंक्रोनस मशीन में सीख चुके हैं कि एनएस इक्वल टू कितना होता है, 120 एफ बाई पी। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, ये है तुम्हारी स्पीड है, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, एंड दिस इज पोल्स। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ अल्टरनेटर की, तो वो दो चीजों डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी कितनी तुम्हें चाहिए और पोल्स कितने हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रिक्वेंसी जो होती है भाई, ये पूरे नेशन में सेम होती है। यानी अगर तुम इंडिया में रह रहे हो, और अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, चाहे आप इधर रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, या फिर आप केरला में रह रहे हो, सब जगह आपको 50 हर्ट्ज के आसपास एक एक कोड की तरह वर्क करती है ये। और यहीं पे अगर आप यूएसए चले जाओगे तो यूएसए में आपको 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके का कोड होता है जो एक कंट्री अपना ऑप्ट करती है। और ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी हो जाती है कि अगर आप यूएसए की चीजें यहाँ ला के यूज करोगे तो उतनी एफिशिएंसी उनकी नहीं होगी, और कई बार वर्क भी नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो एक नेशन की कंप्लीट फ्रिक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। नाउ इंडिया की बात कर लें, 50 हर्ट्ज है, हर कोई जानता है, बहुत अच्छे से आपको ये सब पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोल्स की, तो नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्राइम मूवर पे। इसका क्या मतलब हुआ भाई, प्राइम मूवर दो तरीके के हो सकता है, एक हो सकता है हाई इंपैक्ट जैसे कि स्टीम वाला, और दूसरा हो सकता है लो इंपैक्ट प्राइम मूवर जैसे कि पानी वाला। फॉर एग्जांपल स्टीम का यहाँ पे हाई इंपैक्ट का मतलब कि भाई अगर हम बात करते हैं स्टीम की, तो स्टीम जो होती है बहुत ही हाई प्रेशर पे उसको हम लोग गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पे, और जैसे ही उसे एक नोजल से हम लोग एक इम्पार्ट करते हैं या मारते हैं इस टरबाइन के ऊपर, ठीक है, तो बहुत तेज इंपैक्ट होता है। यानी बहुत तेजी से स्टीम जाके इस टरबाइन पे इंपैक्ट करती है, और ये बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करने लगता है, ठीक है। वहीं पे लो इंपैक्ट की बात कर लें जैसे पानी, तो भाई पानी को तुम गिराओगे, पानी भी इस टरबाइन के ऊपर जब गिरेगा तो ये टरबाइन रोटेट करेगी, पर इंपैक्ट अलग अलग होगा। यानी कि अगर हम पानी की बात कर लें तो पानी का है लो इंपैक्ट प्राइम मूवर में आता है, कि उसमें इतना ज्यादा इंपैक्ट या कह सकते हो कि इतना ज्यादा ताकत इंपल्स नहीं होता है कि इस टरबाइन बहुत तेज घुमा पाए, तो इसलिए लो इम्पैक्ट में आता है। और अगर हम बात करते हैं टरबाइन की, यानी कि सॉरी स्टीम पावर प्लांट की, स्टीम की, तो एक हाई इम्पैक्ट प्राइम मूवर में आते हैं। तो अगर हम हाई इम्पैक्ट वाली बात करें तो ये इस तरीके के जनरेटर जो होते हैं टर्बो जनरेटर्स होते हैं। और टर्बो जनरेटर की खास बात क्या होती है, इनमें नंबर ऑफ पोल्स कम चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी टर्बो जनरेटर का मतलब हो गया ऐसे जनरेटर जो बहुत ही हाई स्पीड पर रोटेट करें। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। अब एफ तो फिक्स हो गया क्योंकि भाई हमारी इंडिया है, तो यहाँ पे हमने 50 हर्ट्ज फिक्स कर दिया। तो अब जो स्पीड होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोल्स के, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हाई इंपैक्ट वाला प्राइम मूवर चुनोगे तो हाई इंपैक्ट का मतलब हाई स्पीड वाला, और अगर हाई स्पीड रखोगे तो नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स, जैसे मैंने बताया, अगर नंबर ऑफ पोल्स कम रखने हैं तो स्पीड अल्टरनेटर की ज्यादा होगी। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्टरनेटर दो ही पोल का हो और 50 हर्ट्ज सप्लाई बना दे,
तो उसके लिए तुम्हें क्या होगा, उसे हाई स्पीड पर रोटेट कराना पड़ेगा। वहीं पे अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे पास लो इम्पैक्ट है, यानी अगर आप पानी से बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हो तो पानी का इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि पानी के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, इतनी हाई पावर का इम्पल्स नहीं होता, तो पानी के अंदर क्योंकि इम्पैक्ट कम है, तो सीधी सी बात है भाई, इसके जनरेटर को हम लोग हाइड्रो जनरेटर कहेंगे और नंबर ऑफ पोल्स इसमें ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि इम्पैक्ट कम है तो धीरे धीरे रोटेट करेगा। अगर धीरे रोटेट करेगा और तुम्हें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर हाइड्रो जनरेटर का तुम अल्टरनेटर जाके देखोगे तो कुछ इस तरीके के उसके अंदर पोल्स आपको दिखेंगे, ये रहा। ठीक है, जबकि अगर टर्बो जनरेटर देखोगे तो ये जनरेटर आपको इस तरीके का दिख सकता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज टर्बो जनरेटर। बहुत डिटेल में वैसे मैंने इसके लिए लेक्चर लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में टर्बो और हाइड्रो, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। आपको सिंक्रोनस मशीन का लिंक नीचे मिल जाएगा, सीरीज आप देख सकते हो वहाँ पे, सिंक्रोनस मशीन सीरीज। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में इनके अंदर अंतर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या डिटेल्स के अंदर क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बड़ा डिटेल में सीखी हैं। खैर आगे चलते हैं। नाउ अगर लोड्स की बात कर लें तो पावर सिस्टम का काम क्या था, पावर सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा और ये एनर्जी जाएगी लोड तक। लोड क्या करेगा भाई, लोड इस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कौन कौन से फंक्शंस भाई, लाइटनिंग है, जैसे कि रोशनी करने का काम है लोड का। विंड मतलब पंखा चलाने का, जैसे हवा देगा आपको, फॉर एग्जांपल एसी हो गए, कूलर हो गए, ये सब क्या है, ये भी एक फंक्शन है, तो विंड जनरेट करने का। हीटिंग, जैसा कि भाई आपके घरों में इंडक्शन डिवाइसेज होंगी या हीटर होंगे, सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लोअर्स हो गए। और वेट लिफ्टिंग का, जैसे कि लिफ्ट हो गई आपकी, लिफ्ट में क्या होता है, वेट ही तो लिफ्ट करते हो ऊपर नीचे। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ये मैंने ब्रॉड जो कैटेगरी थी वो यहाँ पे लिख दी है। तो पावर सिस्टम ने क्या करा, एनर्जी दी, इस एनर्जी का लोड तक पहुंची और लोड ने उसका इस्तेमाल करा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लोड को ब्रॉड कैटेगरी में, पावर सिस्टम वाले जो पावर सिस्टम इंजीनियर जो होते हैं वो लोड को दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। और वो जो लोड्स होते हैं, एक होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल लोड, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री को पावर करने के लिए आप जानते हो कि इंडस्ट्रियल लोड हो गए। ठीक है, तो लोड यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि लोड को कितनी कैटेगरी में तोड़ सकते हैं, तो ब्रॉडली दो कैटेगरी में। एक हो गया इंडस्ट्रियल लोड, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हम लोग जो पावर सिस्टम के ऊपर चलती, पावर सिस्टम से चलती हैं। और दूसरे हो गए छोटे लोड, जैसे कि हाउस होल्ड लोड, जैसे कि तुम्हारा घर, ये वैसे मेरा घर नहीं है, ये बहुत ही किसी अमीर आदमी का घर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के घर, तो यानी कि या तो आप घर की पावर जलाने के लिए, अगर आप घरों में हम जो पावर यूज कर रहे हैं ये हाउस होल्ड लोड के अंदर आ जाता है, और जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो इंडस्ट्रियल लोड के अंदर आ जाता है। दोनों के अंदर एक चीज और बता दूं मैं, हाँ, एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इंडस्ट्रियल लोड जो होते हैं ये 3 फेज इनको पावर की चाहिए रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हाउस होल्ड जो होते हैं वहाँ छोटे लोड होते हैं, तो उनको सिंगल फेज से हम लोग डील कर सकते हैं। एक और अंतर बड़ा ध्यान रखना, 3 फेज सप्लाई कहाँ यूज करते हैं। देखो 3 फेज का काम क्या होता है, 3 फेज के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो मशीन को स्मूथली रन करवाना, और दूसरा हाई पावर डिलीवर करना एफिशिएंटली। क्लियर होगा यहाँ पे? तो एक चीज मैं आपको और ऐड कर दे रहा हूँ इसके अंदर, कि जो 3 फेज सप्लाई की जो काम होता है, इसका काम होता है स्मूथ ऑपरेशन। एक तो स्मूथ ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, कह सकते हो लार्ज पावर ट्रांसफर। लार्ज पावर के लिए हम लोग 3 फेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कभी 3 फेज सप्लाई, अगर तुमसे कहा जाए ना, अगर जैसे हम पूछें कि भाई सर हम लोग 3 फेज सप्लाई अपने घरों में क्यों नहीं लेते, तो देखो घरों के अंदर हमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें स्मॉल पावर, भाई कितने वाट का तुम चलाते हो, 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट मैक्सिमम। ठीक है, तो इतने से चीज के लिए 3 फेज सप्लाई लेने कोई मतलब नहीं है। जब हम बात करते हैं 1000 किलोवाट, मेगावाट मशीन्स की, तब हमें 3 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? या फिर आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ नॉइसलेस ऑपरेशन चाहिए हो, तब ले सकते हो। तो लेकिन इतना कोई अमीर नहीं है यहाँ पे इंडिया में, तो खासकर जो भाई केवल इस काम के लिए 3 फेज सप्लाई ले ले, ना इतना लोड है। क्योंकि जब आप 3 फेज सप्लाई लोगे, 3 कनेक्शन लोगे, तो उन तीनों का बिल का पेमेंट भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चाहे तुम मत चलाओ, तो मान के चलते हैं, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, अगर 1 मीटर का कनेक्शन तुम 300 रुपए दे रहे हो महीना, भले ही तुमने कुछ नहीं चलाया, तो 3 का मतलब 900 रुपए तो ऐसे ही जाएंगे। तुमने एक बल्ब भी नहीं खोला होगा तब भी 900 रुपए कट जाएंगे। तो इसलिए भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, इसलिए कोई नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई के साथ डील करते हैं। 3 फेज सप्लाई केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लेते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत होती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना कुछ प्रोड्यूस करना है, तो भाई उनको पावर ज्यादा चाहिए होगी, इसीलिए 3 फेज पावर उनको देते हैं, घरों को सिंगल फेज देते हैं। ना एक कॉमन चीज आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भाई जितने भी ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है दोनों ही लोड को एक्टिव और रिएक्टिव पावर जरूरत पड़ती है। नाउ एक्टिव और रिएक्टिव पावर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टर्म है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाला है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे
इसका मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है एक्टिव और रिएक्टिव के अंदर, एंड पावर सिस्टम मतलब एक्टिव और रिएक्टिव पावर को ही आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो अभी इतना जान लो, एक्टिव पावर का मतलब वो हो गया जो तुम देख पा रहे हो, जो तुम फील कर पा रहे हो, जैसे कि लाइट हो गई, दिख रही है, हाँ भाई रोशनी हो रही है, हवा पा रहे हो तो हवा दिख रही है तुम्हें। तो ऐसी कोई भी पावर जो मैकेनिकल रूप में तुम्हारे सामने, देखो अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जो आपको दिखती है, जो आप फील कर सकते हो, जो आप टच कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दिखती नहीं है, ना आप देख सकते हो ना कुछ कर सकते हो। बात समझ में आ रही? तो जो भी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, जैसे कि गर्मी हो गई, फील कर रहे हैं भाई गर्म है, विंड हो गई, हवा, पंखा हवा दे रहा है, ये भी सही है। वेट लिफ्ट हो गया, हम देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो महसूस हो रहा है ना ऊपर जाते हुए, ठीक है। लाइटिंग हो गई, हम देख रहे हैं ना रोशनी हो रही है, ऐसा थोड़ी कि रोशनी नहीं हो रही। बात समझ में आ रही? तो ये सारी की सारी जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मैकेनिकली एनर्जी हैं, जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब आती हैं एक्टिव पावर। यानी कि इन एनर्जीज को जनरेट करने के लिए जो पावर जरूरत पड़ती है वो है एक्टिव पावर। वहीं पे अगर रिएक्टिव पावर की बात करें, तो ऐसी पावर जो तुम देख नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके बिना एक्टिव पावर ट्रांसफर नहीं की जा सकती। यानी कि जो बेस है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक एनर्जी, क्या मैग्नेटिक एनर्जी तुम फील करते हो? मुझे नहीं लगता। इलेक्ट्रिक एनर्जी फील करते हो? नहीं भाई। हमारे अंदर के क्या कंपास चेंज हो जाते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो बस यानी कि अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मैं दो मैग्नेट के बीच में खड़ा कर दूं, क्या तुम फील कर पाओगे कि तुम मैग्नेट के बीच में खड़े हो? कोई अंतर नहीं पता चलेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, क्या तुम फील कर पाते हो? नहीं भाई। दिन भर तुम्हारे अंदर से कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बाहर आर पार होते रहते हैं। अगर आपके फोन में, अगर आप फोन उठा के देखोगे और इस समय उसके अंदर नेटवर्क आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। पर तुम्हें क्या महसूस होता है? क्या कभी आप जब चलते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार एक सिग्नल पार हो गया, दो सिग्नल पार कर दिए मैंने? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन मोबाइल को पता चलता है। अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हो, वहां एक डंडा आ रहा है सिग्नल का, और थोड़ा आगे जाओगे तो डंडे दो हो गए। यानी कि मोबाइल तुम्हारा फील कर रहा है लेकिन तुम फील नहीं कर रहे। तो इस तरीके की जो एनर्जी होती है, इस जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज की बात करते हैं, तो वहां रिएक्टिव पावर पिक्चर में आती है। यानी कि वो सारी चीजें सारी एनर्जी, सारी पावर, जिनका काम करा जाता है एक्टिव पावर को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक्टिव पावर जो है वो खुद ट्रांसफर नहीं होती, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम होता है वो रिएक्टिव पावर देती है। तो अभी इतना ही डिस्कशन रखते हैं, आने वाले समय में मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊंगा। आई होप थोड़ा सा फील आ गया होगा। तो ये जो फील ले पा रहे हो ये एक्टिव एनर्जी है, और जो फील नहीं ले पा रहे हो, यानी कि अभी जो चीज नहीं पता है, वो रिएक्टिव एनर्जी। क्लियर हो गया? सो दोनों ही लोड में ही कॉमन होता है और इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखा जाए तो पूरा पावर सिस्टम इन्हीं को मैनेज कर रहा है, ठीक है।